स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो इस पूरे चैप्टर में जो मतलब मेन थीम का मतलब रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट को बहुत सिंपल वे में, आसान ज़ुबान में आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा बिल्ट हो, फिर आगे आगे और इन्हेंस होता रहेगा। लेकिन पहला क्वेश्चन है, रीड द ग्राफ्स। यानी हमारे पास आपको 6 ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, हमने इसको रीड करना है। राइट द फंक्शन, हमने इनके फंक्शंस को लिखना है। ठीक है, इनकी डोमेन्स को लिखना है और इनकी रेंज को लिखना है। यानी आपके पास 3 काम है एक क्वेश्चन में। आप फंक्शन बताएंगे बाय नेम, बाय मैथमेटिकली, फिर आप डोमेन बताएंगे, फिर आप रेंज बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन इज अ रूल और रूल बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि एक फंक्शन एक रूल है या सेट ऑफ रूल है इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स, एक x और एक y। हम फंक्शन को बाय मैथमेटिकली लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी y इन टर्म ऑफ x, जिसको हम इस तरह पढ़ते हैं y इन टर्म ऑफ x। अब आपने ये बात कई दफा सुनी होगी, इसको सेकंड स्टेप में और अच्छे से समझें कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इन टर्म ऑफ x है, लेकिन है क्या? 2x। यानी y इक्वल टू 2x है। ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल ली। अब आप फंक्शन की कई एग्जांपल्स कंसीडर कर लें। y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इक्वल टू 3x क्यूब। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, फर्स्ट मैंने लीनियर फंक्शन लिखा है, सेकंड मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है, थर्ड मैंने एक क्यूबिक फंक्शन लिखा है। लेकिन हर फंक्शन में आपको दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं और इन दोनों वेरिएबल्स का कोई रूल समझ आ रहा है कि y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू x की वैल्यू प्लस वन। यानी इसका मतलब है कि y की वैल्यू डिपेंडेंट है ऑन x की वैल्यू। तो हर फंक्शन में आप देखें, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो y कौन सा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब दो वेरिएबल्स हैं तो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब मैं दोबारा अपने फंक्शन पे आता हूं जिसको मैंने स्टार्ट में लेट किया था, y इक्वल टू 2x। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 लूं तो y इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू 2x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब आप इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास फंक्शन है, आप उसमें x जो पुट करते हैं वो इनपुट होता है और उसी इनपुट को डोमेन कहा जाता है। जब आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास y के आंसर्स आते हैं, यानी आपके पास आउटपुट आती है और उसी आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। हर x की वैल्यू के लिए y की एक स्पेसिफिक यानी यूनिक वैल्यू होगी। ये वर्ड भी याद रखिएगा, यूनिक वैल्यू।
यानी हर x के लिए y की एक अलग यूनिक वैल्यू होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फंक्शन भी नहीं है। फंक्शन सिर्फ तब है जब x की हर वैल्यू पर y का एक स्पेसिफिक आंसर है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन में आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्लियर हो गए। डोमेन का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यूज, और रेंज का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यूज। इनपुट या आउटपुट भी कह सकते हैं इसको। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, ये अब आपको क्लियर नजर आना चाहिए कि ये आपने फर्स्ट ईयर में ऐसे ग्राफ जो पढ़े थे वो चैप्टर कौन सा था। ऐसे फंक्शंस को पैराबोलिक फंक्शंस कहा जाता है, बाय नेम पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक कर्व कहा जाता है। यानी बाय नेम इसको याद रख लें, मेमोराइज कर लें कि ऐसे कर्व जो प्रोजेक्टाइल कर्व कहलाते हैं, ठीक है, उन्हें पैराबोलिक कर्व, उन्हें क्वाड्रेटिक कर्व कहा जाता है। अब मैंने इसकी ये इक्वेशन कैसे लिखी, ठीक है। अब इसके लिए आप आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में अगर आप देखें तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। एक चीज ये आपको याद रखिए कि वर्टेक्स क्या है। वो ग्राफ की मेजरमेंट देखकर जहां से ग्राफ y को इंटरसेप्ट कर रहा है वो 5 है, फिर 10 होगा, ठीक है, ऊपर। यानी वो उन्होंने 5 का गैप रखा हुआ है, तो इसलिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। और ये क्या है, डाउन साइड। ये है डाउन साइड। एक इसको आपने इस बात को याद रखना। अब इन दो बातों को जहन में रख के इस इक्वेशन को कैसे बनाया, इस तरफ चलते हैं। आपने ये एक जर्नल फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के। यहां जो h और k है वो है सेंटर या वर्टेक्स, और वर्टेक्स आपके पास यहां पे है 0,5, 0,5। और a की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउन साइड है, पॉजिटिव है तो अप साइड। तो यहां हमारे पास डाउन साइड है तो हमने a की वैल्यू को -1 लेट कर दिया, ठीक है। h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 5 है। तो यहां से आपको इसकी फंक्शन की, यानी जो फंक्शन है वो एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा कि -x² प्लस 5। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। एक प्रॉब्लम इसकी खत्म हो गई। पार्ट जो इसका पहला था कि फंक्शन क्या है, हमने बता दिया पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है, और उसकी एक्चुअल फंक्शन बना के दिखा दिया कि वो क्या बन रहा है। अब यहां डोमेन का मसला आता है। अगर आप देखें तो x की, अगर आप अपने ग्राफ को देखते हैं, जो रेड कलर की लाइन है, इसमें आप x की जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे y की वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। यानी इसमें यानी x की वैल्यूज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं तो जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट होती जाएंगी y की वैल्यूज भी आती रहेंगी, और ग्राफ जो है वो और आगे इंफिनिटी की तरफ मूव करता चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कोई जब रिस्ट्रिक्शन ना हो, यानी ग्राफ में कोई गैप ना हो, ब्रेक ना हो, और ग्राफ जो है वो एक स्मूथ मतलब लाइन की शक्ल में, कर्व की शक्ल में प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब जब रिस्ट्रिक्शन ना हो तो आपके पास डोमेन का मतलब होता है कि आप उसमें तमाम वैल्यूज, x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप तमाम वैल्यूज का वर्ड यूज करते हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, अच्छा इसमें ना एक चीज आपको ये समझनी है कि मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज किया। इस स्मॉल ब्रैकेट को मतलब होता है ओपन इंटरवल। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझना है कि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं आप x में वो तमाम पुट कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट में आपको y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ठीक है। यानी y की वैल्यूज आपके पास x की वैल्यू पर डिपेंडेंट हैं,
एक्स की आप जो वैल्यू पुट करेंगे वाई का उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक आंसर होगा। तो आप डोमेन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखें या फिर आप उसको बता दें कि ऑल रियल वैल्यूज। तीसरा मेथड इसको लिखने का ये है कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी तमाम वैल्यूज और प्लस इन्फिनिटी से छोटी, यानी आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ये तीन डिफरेंट वे हैं डोमेन को बताने के। अब हम इसकी रेंज को एक्सप्लेन करते हैं। अब रेंज में एक तो ये है कि जब आप ऑल रियल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर ऑल रियल वैल्यूज ही आएगा, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आपके पास ये हो गया कि y ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन प्लस इन्फिनिटी, y की तमाम वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास वर्टेक्स नजर आ रहा है आपको, अब मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैंने लिखा है इसमें ब्रैकेट भी दो अलग स्टाइल की आपको नजर आ रही हैं। इसे सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं है ना, तो ये एक्सक्लूडेड होता है। यानी ये जो स्मॉल ब्रैकेट के साथ, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर जो स्टार्ट में लिखा है और जो एंड में लिखा है ये इंक्लूडेड नहीं है, इन बिटवीन वैल्यूज हैं, ये ओपन इंटरवल है। अब यहाँ एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है, यानी 5 से ऊपर आपको ग्राफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी 5 पर इंटरसेप्ट है फिर उसमें डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है, यानी वो वर्टेक्स के बाद डाउन साइड ग्राफ बनता है। यानी 5 से ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, यानी 5 इंक्लूडेड है, 5 से आगे नहीं जाना आपको। तो रेंज लिखने के ये इसके तीन तरीके हैं, ठीक है। अब हम इसमें पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी का जो ग्राफ है ये एक क्यूबिक ग्राफ कहलाता है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, या आप उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास हमारा ग्राफ है। अब आप x की वैल्यूज इसमें प्लस माइनस में पुट कीजिए, ग्राफ बनाइए, तो आपके पास एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ बनेगा जो गिवन ग्राफ है। और x क्यूब है, यानी आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अच्छा, तमाम कब नहीं पुट कर सकते, इसमें आपके दिमाग में शायद ये बात भी आए, ऐसी वैल्यू जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है कि उसे वो इन्फिनिटी बना दे, वो वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अब इसमें तो अनडिफाइन हो ही नहीं सकता, आप जीरो से लेकर प्लस की तरफ चले जाएं या माइनस की तरफ चले जाएं, तमाम वैल्यूज पर y के रिजल्ट्स आएंगे। इसका मतलब है डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तमाम नंबर्स हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। जब आप तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं और y के तमाम रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी रेंज भी यही रहेगी, और ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो यहां क्लियर हो गया इसका पार्ट बी। पार्ट जो सी है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक तो ये समझें कि ये फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन में क्यों मुझे नजर आ रहा है ये, कि आप देखें जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को कम करते जाते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यूज इंक्रीज होती रहेंगी। यानी अगर मैं इधर यहां से आप इस तरफ को मूव करें, 10 से 5 पे जाते हैं, फिर 4 3 2, तो आहिस्ता आहिस्ता y की वैल्यूज में इंक्रीज आता है, तो ये रेसिप्रोकल हो गए। एक तरीका तो सिर्फ इतना था इसको लिखने का कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, यानी y इक्वल टू 1/x, ये इसका फंक्शन था। लेकिन क्योंकि यहाँ एक लाइन भी आपको नजर आ रही है, और उस लाइन को अगर आप देखें तो 0, यहाँ आपको 1 नजर आ रहा है, -1 होगा ये, और ये आपको जहां लाइन इंटरसेप्ट कर रही है ये -2 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन बन रही है x इक्वल टू -2। अब ये कर्व और लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इन्फिनिटी तक ये लाइन इसी तरह देखें आपको स्ट्रेट नजर आएगी,
और इसके पैरेलल में ये कर्व भी साथ साथ जा रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं इसको लिखूं तो फिर मुझे लिखना इसको ऐसे पड़ेगा कि 1/x+2, यानी ये मेरे पास एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा, यानी मैं इसको कह सकता हूं इसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो y=1/x+2। और यहां मुझे ये अब रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है कि मैं x की वैल्यू को -2 पुट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी x की वैल्यू मैं -2 अगर ले लूं, -2 यहां पुट कर दूं, तो -2 + 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मतलब है फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए अब इसकी डोमेन लिखते हुए आपको यह एहतियात करनी पड़ेगी कि डोमेन -∞ से -2 तक, -2 पे आपको रुकना है, क्योंकि -2 आप पुट नहीं कर सकते, यूनियन फिर -2 से +∞। सेम आपको यहां रेंज में भी यही करना होगा। रेंज में क्या आ रहा है, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें, 0 नहीं आएगा। अगर आप इसमें x में कुछ भी वैल्यू पुट कर लें तो y का आपको कभी भी रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। इसलिए हमने लिखा है, जैसे डोमेन में लिखा कि -∞ से -2 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो पुट कर लें, -2 पुट नहीं होगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -2 पुट नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, और -2 से +∞ के बीच में वैल्यूज पुट करना। सिमिलरली रेंज में आ जाएं, क्योंकि आपको y पे 0 नहीं मिलेगा, तो -∞ से 0 और 0 से +∞। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका पार्ट हम डी सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर फंक्शन की होती है। ठीक है, तो इसमें एक तो वे ये था कि मैं इसको ऐसे लिख लेता y=x जस्ट, ये भी एक लीनियर था, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। लेकिन y आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को पढ़ा है, उनकी स्टैंडर्ड लाइन फॉर्मेट क्या है, y=mx+c। यहाँ m जो है वो स्लोप है, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप ग्राफ को देखें कि 5 के बाद 6 7, यानी 7 पर y इंटरसेप्ट है और जो x इंटरसेप्ट है वो -3 है। तो आप स्लोप की वैल्यू को निकाल सकते हैं। स्लोप की वैल्यू होती है y/x, तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -3, और जो c की वैल्यू आपको नजर आ रही है वो तो वैसे ही 7 नजर आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास आपका गिवन फंक्शन जो एक्यूरेट फंक्शन है वो बन जाएगा। और लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, आप जहन में बिठा लें इन तीनों में, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आपकी डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, -∞ से +∞, या ऑल रियल नंबर, सेम इसकी रेंज भी सेम रहेगी। तो यहाँ इन तीन में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगेन आपके पास पार्ट ई है। अब फिर अगेन पैराबोला है, लेकिन यहां पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो आपके पास 0,0 है। ठीक है, तो 0,0 में आपके पास क्या हो जाएगा कि आप अगर उसी तरह सेम इसकी इक्वेशन को निकालना चाहें तो y=f(x) = a x-h² + k। तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ वर्टेक्स h, k जो है वो 0,0 है, और a की वैल्यू +1 ली जाएगी, क्योंकि अब ये अप साइड है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इससे अगर आप h 0 कर दें, यहाँ पे k 0 कर दें और a 1 कर दें, तो y=x² आपके पास आपका फंक्शन आ जाएगा। और अभी इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया क्वाड्रेटिक है तो डोमेन क्या आ रही है, -∞ से +∞, या और
ऑल रियल नंबर्स। सेम कॉन्सेप्ट देखें काम कर रहा है, लिंक करते जाएं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब डोमेन में देखें, जहां डोमेन में बताया था कि और आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ देखिए कि इस ग्राफ में आपको जो कर्व गिवन कर्व है उसमें y की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी। तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए उस पे ग्राफ को देखते हुए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, ये वी शेप ग्राफ कहलाता है। वी शेप ग्राफ को एब्सोलूट या मॉडुलस कहते हैं। लिखने का पैटर्न है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब इस मॉड का मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। x की आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला मसला भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि डोमेन तो आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल रियल वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। लेकिन रेंज में देखें कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, जीरो तो इंक्लूड है, जीरो से फिर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल देख लें कि एक तरफ आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि जीरो इंक्लूडेड है और जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज। अब उसमें आप और करके लिख सकते हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होंगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। ये दूसरा वे लिखने का है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और आसान अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज, आपको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा।